सभी को नमस्कार। समकालीन संस्कृत साहित्य में रचना से संबंधित दो पुस्तकें मेरे सामने हैं। दोनों पुस्तकें सानुवाद हैं। पहली पुस्तक अहम राष्ट्री विविध भारतीय भाषाणां स्त्री विमर्श कवितानां अनुवाद संकलना। स्त्री विमर्शक स्त्री विमर्श कवितानां अनुवाद संकलना। यह कतिपय भारतीय भाषाओं में महिला कवियों के द्वारा लिखी गई कविताओं का हिंदी अनुवादों के माध्यम से संस्कृत में अनुवाद है और मूल से भी अनुवाद किया गया है। अनुवादक कौशल तिवारी हैं। डॉक्टर कौशल तिवारी संस्कृत के जाने माने कवि, समालोचक और विद्वान हैं। साहित्य अकादमी का युवा साहित्य पुरस्कार उन्हें प्राप्त है संस्कृत कविता के लिए। अन्य अनेक पुरस्कार और सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुए हैं। संस्कृत में दलित विमर्श तथा स्त्री विमर्श जैसे नवीन विषयों पर, नवीन विमर्शों पर चर्चा करने वाले और तत्संबंधी रचना करने वाले तीन विज्ञ जनों के नाम मेरे स्मृति पथ में आते हैं। एक हर्षदेव माधव हैं, जो प्रखर प्रतिभाशाली कवि हैं, संस्कृत के और गुजराती के भी जाने माने कवि हैं। इस समय के भारतीय साहित्य के रचनाकारों में उनकी एक विशिष्ट पहचान है। दूसरे ऋषिराज जानी हैं, युवा कवि हैं। उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ, दृष्टि के साथ दलित विमर्श की कविताओं का भारतीय साहित्य से संस्कृत में अनुवाद किया है। तीसरे कौशल तिवारी हैं, जिन्होंने हिंदी की अनेक ऐसी कविताओं का अनुवाद किया है, विशेष रूप से ओम प्रकाश वाल्मीकि जो बहुत लब्ध प्रतिष्ठ कवि हैं दलित कवियों में। हिंदी के ऐसे कवियों का उन्होंने अनुवाद किया है संस्कृत में। और संस्कृत में जो नवीन विमर्श हो रहा है उसमें उनका अपना एक योगदान है। इसके पहले भी वे इस तरह के प्रकार इसके पहले भी वे इस प्रकार के कार्य करते रहे हैं। अहम राष्ट्री यह संकलन विश्ववाणी पब्लिकेशंस के द्वारा प्रकाशित किया गया है। भोपाल में यह प्रकाशक हैं। F54 फ्रेंड्स कॉलोनी, अशोक गार्डन, भोपाल 462-023 यह उनका पता है। 200 रुपया इस पुस्तक का मूल्य है। इसी वर्ष यह पुस्तक प्रकाशित होकर आई है। 51 कविताओं का संस्कृत अनुवाद इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है और स्त्री विमर्श को लेकर अपने विचार भी उन्होंने आरंभ में कौशल तिवारी ने प्रस्तुत किए हैं। 51 कविताओं में असमिया से 4 कविताएं, कश्मीरी से 2 कविताएं, गुजराती से 3, डोगरी से 1, तमिल से 2, पंजाबी से 3, पंजाबी से 7 कविताएं, मराठी से बड़ी संख्या में कविताएं हैं। 11 कविताएं मराठी से हैं, 12 कविताएं मराठी से हैं और राजस्थानी से 2 कविताएं हैं, सिंधी से 4 कविताएं हैं और हिंदी से 13 कविताएं हैं। हिंदी और मराठी
इन दो भाषाओं में महिला कवियों ने बड़ी संख्या में महिलाओं को लेकर रचनाएं की हैं, महिलाओं के सुख दुख को लेकर रचनाएं की हैं, और जो उनकी अभिव्यक्तियां हैं वो पुरुष कवियों के द्वारा मेरी समझ से संभव नहीं है। महिलाओं का जो अपना संसार है वह उनकी कविताओं में अभिव्यक्त होता है, और उनकी अपनी जो चेतना है, समझ है, वह उनकी कविताओं में एक स्त्री की समझ के साथ व्यक्त होती है। पुरुष चाहे कितने ही संवेदनशील हों और लिंग भेद से ऊपर उठ कर के लिखें, कहीं न कहीं से पुरुष होने का भाव बना रहता है। यही स्त्री के साथ है, उसके स्त्रीत्व का बोध उसकी रचना में कहीं न कहीं से बना रहता है। कहीं-कहीं अतिक्रमण इसका होता है, पर बहुत कम होता है। अपवाद स्वरूप किसी-किसी कवि में, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, ऐसा होता है। इसलिए विचार किया जाना चाहिए कि स्त्री विमर्श उसकी एक अपनी अलग पहचान और उसका अपना एक महत्व है। मैं अधिक ना कह कर के कुछ जो कविताएँ मुझे अच्छी लगीं, उनको संस्कृत में पढ़ूँगा, जो अनुवाद किया है कौशल तिवारी ने, और उसको पढ़ते हुए ही तुरंत उसका अनुवाद हिंदी में किया जा सकता है। इस तरह की कविताओं के अनुवाद की एक विशेषता यह भी है कि भारतीय भाषाओं का कितना नैकट्य है, पदावली की दृष्टि से, वाक्य रचना की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से, और जो भाव संपदा है उसकी दृष्टि से, कि आप पढ़ते हुए अपनी भाषा में उसको तुरंत ही समझ सकते हैं। जो बड़ी संपन्न कविताएं कही जाती हैं, अलंकृत कविताएं कही जाती हैं, कलात्मक सौष्ठव की दृष्टि से, शब्दों का निखार परिष्कार जिनमें है, उनका अनुवाद करने में असुविधा हो सकती है, तत्काल बाधा हो सकती है। जिन कविताओं में सीधे जीवन आया है अपनी सहज भाषा में, और वह भी कविता ही है, अच्छी कविता है, वे उसी प्रकार से तत्काल अनुदित होती हैं और तत्काल संप्रेषित भी होती हैं। इस पूरे विमर्श की एक विशेषता यह भी है कि वह एक ऐसी कविता को पुरस्कृत करता है, सामने लाता है, जिसमें कोई बनावटी नहीं, कोई कोई बनावटीपन नहीं, कोई अतिरिक्त श्रृंगार नहीं, कुछ प्रदर्शन नहीं, शब्दों का कोई दिखावा नहीं, कोई बाजीगरी नहीं। कविता में जीवन सहज रूप से उतरता है, और हमारे आचार्यों ने इसको भी कविता स्वीकार किया। स्वभावोक्ति का एक विशिष्ट प्रकार यह हो जाता है, यहाँ तक कि जिसमें बिंब भी न बने, वो बात अनुभूति के साथ कही जाए, एक अच्छी कविता वहां हो सकती है। कविता की कई संभावनाएं हैं। दुखम इस शीर्षक से असमिया की निर्मल प्रभा वारदोलोई की कविता का अनुवाद है, उसको मैं पढ़ूंगा। शरद ऋतौ ने शरद ऋतौ क्षेत्रेभ्य उत्तिष्ठत् गंधो यथा कथंचित प्रविशति नासापुटौ तदा प्राप्नोम्यहम स्वपितरम। शरद ऋतु में खेत से उठती हुई गंध किसी तरह नथुनों में प्रवेश करती है, तब मुझे मिलते हैं अपने पिता। यदानुभवामि तस्मादप्यापणादानीतस्य प्रत्यग्र गामोषा वस्त्रस्य गंधम तदा मन्ये पुनर्मिलिता माता। जब मैं महसूस करती हूँ किसी बाजार से लाए हुए ताजा गामोशा कपड़े की गंध को, तब मुझे लगता है कि फिर से मिल गई हैं माँ। अंतिम पंक्तियां हैं, कुत्र निधास्याम्यहम आत्मानम अह कुत्र स्वबालानां कृते। कहाँ छोड़कर जाऊंगी मैं अपने आप को, अरे
कहाँ छोड़कर जाऊंगी मैं अपने आप को, अपनी संततियों के लिए, अपने बच्चे बच्चियों के लिए। अंतिम पंक्ति में ही हार्द जिसको कहते हैं, मर्म जिसको कहते हैं, उस तक हम इस कविता के पहुंचते हैं। और यह पूरा जो सभ्यता का संकट है, उसको निश्चल भाव से निर्मल प्रभा ने यहाँ प्रकट किया है। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो अपने पुरखों की रसगंध को भी नहीं पहचान पाएंगी। हम जो चिन्ह छोड़ करके गए हैं, उन पर भी उनकी आंखें नहीं पड़ेंगी, उनकी उनके नासापुट, उनके नथुने नहीं सूंघ पाएंगे जो गंध हम हवा में छोड़ करके गए हैं। क्योंकि उनकी अनुभूतियां, उनके संवेदन भोथरे होते चले जा रहे हैं। उनकी दुनिया बहुत बनावटी होती चली जा रही है। यह एक संकट, इसको एक कविता बयान करती है, सहज भाव से बयान करती है। असमिया में मोनिका दास और मणिका दास, इनकी कविताएं हैं। मणिका दास की 2 कविताएं हैं। कश्मीरी कवियों में निगहत साहिबा की कविता है, नसीम शेफई की कविता है 2 कविताओं में। मैं एक कविता निगहत साहिबा की जो है उसका अनुवाद पढ़ूंगा। अदृश्य परिधानानि ईद पर्वणः, ईद के त्योहार के अदृश्य परिधान। अद्यापि यदा ईद पर्व आगच्छति तदाहम स्मरामि बाल्यकालस्य ईद परिधानानि। अब भी जब जब ईद का त्योहार आता है तो मैं याद करती हूँ बचपन के ईद के परिधान। ते नील हरित रक्त पुष्प सज्जित प्रावारकाः, पट्टिका बद्ध पीत प्रावारकाः, ये मा दिवसं प्रलोभयन्ति स्म, जागर्मिस्माहं येषां कृते उपवासाः कृता मया, पठिता च नमाजेति प्रार्थना। वे नीले हरे लाल फुलकारी से सजी हुई ओढ़नियां, नीली हरी लाल फुलकारी से सजी हुई, कढ़ाई से सजी हुई ओढ़नियां, पट्टियों वाली पीली ओढ़नियां, वे दिन दिन मुझे ललचाती थीं। जागती थी मैं जिनके लिए रोजे रखे मैंने और नमाज पढ़ी जिनके लिए मैंने। ईद पर्वणः ईद पर्वणः पूर्व संध्या पर्यन्तं तानि परिधानानि मां परितो भ्रमन्ति स्म। ईद दिवसे तु केनाप्यज्ञात कारणेन दूरं तिरो भवन्ति स्म। अद्यापि तानि ईद परिधानानि मां व्याकुलीकुर्वन्ति, मां चाह्वयन्ति तानि परिधानानि, यानि न केनापि विक्रीतानि, न च क्रीतानि केनापि, केवलं स्वप्नेष्वेव वैतानि, स्वप्नेष्वेव च जीर्णानि। ईद आने की के एक दिन पहले की सांझ तक वे परिधान मेरे आसपास घूमते थे। ईद के दिन पता नहीं किस वजह से वे दूर जाकर के गायब हो जाते। आज भी ईद के वे परिधान मुझे व्याकुल करते हैं, मुझे पुकारते हैं। वे परिधान जो किसी ने खरीदे नहीं, वे परिधान जो किसी ने बेचे नहीं, वे परिधान जो केवल सपनों में बुने गए, वे सपनों में ही जीर्ण हो गए। यह मनोरथानाम गतिर्न विद्यते जो कालिदास ने कहा है। अगतिक मनोरथों की कथा तो मार्मिक ढंग से बयान की गई है। ऐसे कितने लोगों के मनोरथ सपनों में ही बुढ़ा गए, तो काल कवलित हुए ईद परिधानों के माध्यम से। यह कथा इसमें कही गई है। गुजराती से कवि हैं उषा उपाध्याय। 3 कविताएं उन्हीं की हैं, केवल एक ही कवि की। और डोगरी से पद्मा सचदेव की एक ही कविता है। पद्मा सचदेव प्रतिष्ठित कवि हैं,
भारतीय साहित्य की जानी मानी कवि हैं, उनके हिंदी में बहुत अनुवाद हुए हैं। हिंदी में सीधे भी वे लिखती रही हैं कहानियां और कविताएं, और बहुत उनकी अपनी पहचान है। तमिल कविता से सलमा की दो कविताएं हैं। पंजाबी कविता से नीतू अरोड़ा और भूपिंदर कौर प्रीत की कविताएं हैं। इनमें से मैं भूपिंदर कौर प्रीत की कविता पढ़ूंगा। यह मुझे अच्छी लगी, और जिस तरह से बयान किया है स्त्री होने के अनुभव को भूपिंदर कौर ने, वह गौर करने लायक है। और स्त्री ही बयान उस तरह से कर सकेगी, यह भी गौर करने लायक बात है। नेत्राणी शीर्षक है, आंखें कह सकते हैं। आतपो अति तीव्रोस्ति तीव्रा तपो नेत्रम भूत्वा मम पृष्ठे संलगति एक नेत्रस्य नैक नेत्राणि एतानि नेत्राणि प्रत्येकं वीथ्यां प्रत्येकं वसत्यां प्रत्येकं चतुष्पथे प्रत्येकं कार्यालये लोकयाने च नैक ग्रहाणामन्धकोणेष्वपि एतानि नेत्राणि शताब्दी स्थितायाः प्रत्येकं स्त्रियाः वक्षस्थलं निर्निमेषमवलोकन्ते प्रत्येकं स्त्री पूर्वमेव जानाति एक एतन्नेत्रभाषां प्रत्येकं बाला प्रतिजानाति व्यर्थक शब्दान् सम्यक रूपेण आतपो अति तीव्रोस्ति अहम अभ्यंतरम गच्छामि शीत शीत जलेन पुनः पुनः स्नामि वक्षस्थले स्कंदयोः मनसि पृष्ठे च संलग्नम् एकमेकं नेत्रमवतारयामि बहिरागत्य स्वतनयां दूरभाषं करोमि पुत्री शीघ्रमेवागच्छ गृहं बहिरातपस्तीव्रोस्ति। बहुत तेज है धूप, तेज धूप आंखें बनकर मेरी पीठ पर चिपक जाती है। एक आंख कई आंखें बन जाती है। ये आंखें हर गली में, हर बस्ती में, हर चौराहे पर, हर हर ऑफिस में, हर पब्लिक व्हीकल में, सार्वजनिक बसों में, अनेक घरों के अंधेरे कोनों में भी ये आंखें कई शताब्दियों से हर स्त्री के वक्षस्थल पर, छाती पर निर, निर्निमेष ताकती हैं। हर स्त्री पहले से ही जानती है इन आंखों की भाषा को। हर लड़की और भी जानती है। प्रतिजानाति शब्द का क्रिया का प्रयोग किया है, बहुत अच्छा किया है। और हिंदी में तो इसका अनुवाद प्रति अनुवाद कैसे होगा, जैसे प्रतिभिज्ञा होती है उस तरह से प्रतिज्ञान। तो यह शब्द है, हर स्त्री पहले से ही जानती है इन नेत्रों की भाषा का। हर लड़की जानती है उसके साथ व्यर्थक शब्दों की को अच्छी तरह से। बहुत तेज है धूप, मैं भीतर आती हूँ, भीतर चली जाती हूँ, ठंडे पानी से बार बार नहाती हूँ। छाती पर, कंधों पर, मन पर, पीठ पर चिपकी हुई एक एक आंख को उतारती हूँ। फिर बाहर आकर अपनी बेटी को फोन करती हूँ, बेटी जल्दी ही घर आ जाना, बाहर धूप बहुत तेज है। ये जो चुभन है स्त्री होने की, इसको शिद्दत के साथ ये कविता बयान करती है। पंजाबी से मंजीत टिवाणा की कविता है। मम युद्धम शीर्षक से वनिता की कविता है। काप्यन्याना इस शीर्षक से भी, तथा अहम शकुंतला नास्मि, यह बहुत निर्भीक बयान है। और आज की लड़की का शकुंतला को नकारते हुए वनिता का ही यह बयान कविता में है। पंजाबी से शशि समुंदरा की कविता है। मराठी से जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी कविताएं हैं। उसमें से कविता महाजन की कविताएं हैं, मैं पढ़ूंगा एक कविता उसमें से। मम सदृशी एव, अच्छी कविता है। और उसी तरह से एक जो नैरेटिव स्त्री का है, वह स्त्री जिस तरह से उसको बयान कर सकती, स्त्री का आख्यान
स्त्रीत्व के अनुभव का आख्यान आज के समाज की अत्यंत जटिल स्थितियों में, तो यह कविता महाजन कहती हैं, स्वामिन् कतिपय दिवस पर्यंतम धैर्यं धरतु पंजरे बंदी कृता व्याघ्री आरंभे तु नूनमेव घुरघुरायिष्यते शनैः शनैः तस्या नखानां दन्तानां च तीक्ष्णतां विशासिष्यति भवान् तदा बुभुक्षा काले तृणमपि खादिष्यति मम सदृशी एव। मेरी ही जैसी, मेरे ही जैसी। मालिक कुछ दिन तक धीरज धरिए, पिंजरे में बंद बाघिन आरंभ में तो निश्चित रूप से गुर्राएगी, धीरे धीरे उसके नाखूनों की और दांतों उसके नाखूनों की और दांतों की जो धार है उसको आप काट कर खत्म कर देंगे। तब भूख लगने पर वह घास भी खा लेगी, वह मेरे ही जैसी है। यह चोट करती है पुरुष के अहंकार को। तो बहुत लोग तिलमिलाएंगे और कहेंगे कि कुछ भी कहेंगे, मैं जानता हूं क्या क्या कहा जाता है। वो भारतीय संस्कृति का झंडा उठा करके वो फिर कहेंगे, बताएंगे कि हमने क्या क्या किया है, कैसे कैसे रखा है महिलाओं को, वो बताएंगे। महिला खुद जो बता रही है उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम जो तुम्हें बता रहे हैं वैसी तुम हो, ये भाव है। फिर उन्हीं की भाषाएं बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं, वो भी आ जाएंगी सामने कि ये सब गलत कह रही हैं सारी महिलाएं। भारतीय समाज का ये पाखंड और दोहरापन है। दूसरी किताब प्रेक्षणक सप्तकम है। ये 7 प्रेक्षणक मेरे, अनेक वर्ष पूर्व इसका पहला संस्करण निकला था। हिंदी अनुवाद सहित यह किताब छपी है और पहला संस्करण 1990 के आसपास निकला था, दुष्प्राप्य था। ये प्रेक्षणक एकांकी नाटक एक संस्कृत के में उपरूपकों में होता है और भोज ने श्रृंगार प्रकाश में, रामचंद्र गुणचंद्र ने नाट्य दर्पण में उसका लक्षण किया है। प्रथ्या समाज चत्वर सुरा लयादो बहुवी पात्र विशेषेर यत् प्रवर्तिते तत् प्रेक्षणकम। मदिरालयों में, बीच बाजार में और गांव गलियों में, मेले ठेलों में जो छोटा नाटक खेला जाता है, पात्र उसमें हो सकते हैं कई विशिष्ट प्रकार के पात्र समाज के उसमें होते हैं। वो प्रेक्षणक हुआ करता है। प्रेक्षणक की परंपरा प्राचीन रही है, बहुत सारे प्रेक्षणक लिखे गए होंगे, वो मिलते नहीं है। यह वीथी नाटक दक्षिण में होता है, स्ट्रीट प्ले होता है, उस प्रकार का है। ये सड़क पर भी खेले जा सकते हैं, खेले गए हैं। ज्यादातर ये नाटक संस्कृत में और हिंदी अनुवाद में रंगशालाओं में, और कुछ नाटक बार बार खेले गए हैं, लोकप्रिय भी हुए हैं। इन 7 नाटकों में पहला नाटक सोमप्रभम है। नौकर पेशा स्त्री की इसमें कथा है। पति दूसरे शहर में जाकर नौकरी कर रहा है, कभी कभी आता है, वह अपने सास ससुर के साथ यहाँ रहती है और नौकरी भी करती है। 5 वर्ष की उसकी बच्ची है जिसका नाम सोमप्रभा है। उसकी दिनचर्या से बात नाटक शुरू होता है। सुबह जल्दी उठ करके क्या क्या काम करती है अपने सास ससुर के लिए, उसको यह सब करना है। सास उसकी बार बार उसको गालियां देती है, प्रताड़ित करती है। प्रतिमास जो उसको वेतन मिलता है वह सब ले लिया जाता है, क्योंकि जितना दहेज की रकम मुकर्रर की गई थी उसके पिता शादी के समय नहीं दे पाए थे, तो वह तो कर्ज है, उसकी वसूली की जाती है बहुत अधिकार के साथ। उसके साथ उसको सताया भी जाता है। यह सब उसकी कथा है। उसकी छोटी सी बच्ची यह देखती है। वह स्वयं बहुत कुछ समझती है और शिकायत बहुत करती है अपनी माँ से अपने बारे में, यद्यपि कि मेरा बस्ता फटा हुआ है, टीचर मुझे निकाल देंगी, फीस भी नहीं भरी गई है इत्यादि। और माँ उसको दिलासा देती रहती हैं। और एक दिन तो स्कूल जाने से मना कर रही होती है कि
अध्यापिका ने कह रखा है कि कल से ऐसा बस्ता और ऐसे जूते पहनकर मत आना, वो नहीं आने देंगी। फिर भी किसी तरह उसको समझा बुझाकर उसकी माँ स्कूल भेज देती है और ठीक उसी समय उससे कुछ क्राकरी फूट जाती है, उसकी सास से बहस हो जाती है, वो भी पलट कर जवाब कुछ दे देती है कि मेरा वेतन भी आप प्रतिमाह ले लेते हैं और मेरे पिता को कम से कम अपशब्द मत कहिए। तो सास ससुर चिढ़ करके उसको हत्या करने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी समय बच्ची स्कूल से निकाली जाकर लौट आती है और वह देखती है कि उसकी माँ को बुरी तरह पीटा जा रहा है, उसको जलाने की कोशिश की जा रही है, तो दौड़ करके थाने चली जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर को बुला करके लाती है। इंस्पेक्टर भला आदमी रहा होगा जो कि कम होता है, इस नाटक में तो कम से कम था। वह उस बच्ची की बात सुनकर के उसके साथ आ जाता है, समझ जाता है। यहीं पर नाटक खत्म हो जाता है। सास ससुर को पकड़ करके ले जाता है। वो माँ रो रो करके बच्ची से कहती है कि तूने मुझे बचा लिया। यहाँ पर नाटक समाप्त हो जाता है। ये नाटक संस्कृत में ही खेला भी गया था और कुछ काट छाट के साथ बहुत छोटा नाटक ही है, 15-20 मिनट में यदि जल्दी जल्दी संवाद करेंगे तो समाप्त हो जाता है। रंगकर्मी पर है, 1 घंटे में भी चल सकता है, किस किस तरह से विन्यस्त रंगमंच पर करता है। दूसरा नाटक मेघ संदेशम है। कथासार दे दिया गया है हर नाटक का हिंदी में, उसके बाद संस्कृत में नाटक है, फिर सभी 7 नाटकों का या रूपकों का हिंदी में भी अविकल अनुवाद दिया गया है। हिंदी और संस्कृत दोनों में ये नाटक खेले जा सकते हैं। स्कूलों में खेले जा सकते हैं, बच्चों के द्वारा खेले जा सकते हैं, बड़ों के सामने भी खेले जा सकते हैं, किसी भी तरह के रंगमंच पर खेले जा सकते हैं। नाट्यशास्त्र सम्मत रंगमंच बनाया जाए तो उस पर भी खेले जा सकते हैं, जिसमें मतवार्णियाँ हों 2 और रंगपीठ रंगशीर्ष में विभाजन हो, नेपथ्य ग्रह के 2 द्वार हों, या सादा रंगमंच हो, उस पर भी खेले जा सकते हैं। ये इसी तरह से नाटक लिखे गए हैं। बहुत पहले लिखे गए थे, मांझने की कोशिश उस समय उतनी नहीं की गई, कुछ और काट-छाँट सुधार हो सकता था। लेकिन जैसे उस समय लिखे गए थे वैसे ही पुनः इस नए संस्करण में प्रकाशित कर दिए गए हैं। दूसरा नाटक मेघ संदेशम है। भावनापूर्ण नाटक है, छोटा-सा बच्चा है इसमें। उसके पिता संस्कृत के प्राध्यापक हैं, उसके एक बेटी है, सौरभ लड़का है, 5 साल का है। गर्मी का समय है, बारिश नहीं हुई है, तो सौरभ बहुत चिंतित है कि बादल क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारे शहर में बादल क्यों नहीं आ रहा। तो उसकी बाल बुद्धि में ये आता है कि चिट्ठी में लिख दूं बादल को। तो अपने पिता से पूछता है कि बादल को मैं चिट्ठी लिख दूं तो क्या बादल आ जाएगा? तो पिता भी हंसी हंसी में कहते हैं कि हाँ आ जाएगा। तो चिट्ठी लिख डालता है, जितनी हिंदी उसको आती है या जितनी भाषा उसको आती है, और उसको डालने जा रहा है तभी उसकी बहन आ जाती है और डालने जाता है तभी उसका कोई मित्र मिल जाता है। वो चिट्ठी देखकर कहता है कि इसमें कोई पता तो है नहीं, तो कैसे मिलेगी? तो वापस आ जाता है। वापस आता है तब उसकी बहन मिलती है, लता, और वो पहले उसकी हंसी उड़ाती है। जब वो रोने रोने को होता है तो कहती है कि ठीक है, मैं चिट्ठी पहुंचवा दूंगी। नीम के पेड़ के पास में जाकर के रख दूंगी, वो नीम का पेड़ पहुंचा देगा। तो बालक के अनुरोध करने पर वह नीम के पेड़ के पास जाती है। इधर जो प्राध्यापक है, एक दूसरा दृश्य समानांतर इसके चलता है कि वो मेघदूत पढ़ा रहा है और मेघदूत के बारे में चर्चा कर रहा है कि कोई बादल सचमुच में सुनने वाला नहीं था, किसी बादल ने ऐसा संदेश नहीं सुनाया। ये सब कालिदास का भावोच्छ्वास है। ऐसा पढ़ा पढ़ू करके वो लौट करके आता है और तब तक सौरभ उसको बताता है कि हमने तो बादल को चिट्ठी पहुंचा दी और देखिए बादल चला आ रहा है। बादल भी, प्राध्यापक भी उसके खेल में शामिल हो जाता है और तब तक बादल खिड़की तक आ जाता है। बच्चा कहता है कि मैं इसको अंदर बुला लूं, तो प्राध्यापक जो पात्र है वह कहता है कि हाँ बुला लो।
बादल खिड़की से भीतर आ जाता है, बच्चे के साथ नाचने लगता है। इतनी कथा है और मेघदूत के संदर्भ इसमें दिए गए हैं। एक अलग प्रकार का मेघदूत, एक बच्चे के द्वारा मेघ के प्रति संदेश इस तरह से दिया जा सकता है। इसकी यह कथा है। धीवर शाकुंतलम, यह तीसरा नाटक है। यह भी कालिदास की प्रतिच्छवियां इसमें हैं। और जो मछुआरा शाकुंतल में आता है उसकी कथा है। मछुआरा बेचने आता है अंगूठी, जिस सेठ को बेचता है वह सेठ उसकी मणिजटित शुद्ध स्वर्ण की अंगूठी छिपा करके और उसको नकली अंगूठी बता करके उसको 4 पैसे देने लगता है। तब धीवर उस मछुआरा उससे विवाद करने लगता है। उसी समय पुलिस के सिपाही राजपुरुष आ जाते हैं और तब जो सुनार या श्रेष्ठी है वो शिकायत करता है कि ये राजमुद्रांकित या राजा के नाम से अंकित अंगूठी चुराई है, इसने चोरी की है, इसलिए मैंने इस सुरक्षित रख ली थी। आप इसको पकड़ करके ले जाइए। राजपुरुष को ले जा करके पीटते हैं। वह कहना चाहता है कि मुझे यह मछली के पेट से मिली है। जो शाकुंतल में होता है कि राजपुरुष फिर दुष्यंत के पास ले जाते हैं। दुष्यंत कहते हैं कि उसकी अंगूठी चुराई हुई नहीं है और उसको पुरस्कार दिया जाए। तो राजश्याल जो यहाँ कोतवाली में बैठता है वह लेकर के आता है पारितोषिक उसके लिए। यहाँ तक की कथा तो कुछ कुछ थोड़ी अलग प्रकार की भाषा में शाकुंतल से मिलती जुलती भी है। इसके बाद कुछ अलग घटता है कि वो लोग मछुआरे को राजपुरुष एक मदिराशाला में ले जाते हैं और उसको शराब पिलाते हैं। उससे कुछ पैसा तो ले ही लेते हैं और उसकी कथा उससे सुनाने को कहते हैं। तो वो बताता है कि मेरी एक प्रेमिका गांव में है और उसका पिता उसको किसी संपन्न ऐसे व्यक्ति से विवाह कर देना चाहता है, पैसा लेकर के, जिसको वो नहीं पसंद करती, वो मुझे चाहती है। इतनी कथा सुनकर के बड़े रंजित होते हैं पुलिस के लोग। अचानक वो बताता है कि वो मेरी शकुंतला कैसी है और कितनी सुंदर है। तब राजश्याल एकदम से उसको कुपित होकर के पकड़ लेता है, पिटाई उसकी बुरी तरह करता है कि तूने हमारी महारानी का नाम लिया है। महाराज दुष्यंत ने बताया है कि वह उनकी विवाहिता पत्नी है और उनकी रानी वो होंगी, तो तूने अपनी जुबान पर जिह्वा पर उनका नाम कैसे लिया। उसको बुरी तरह पीट करके वे उसका सारा शेष राशि भी छीन लेते हैं। वह सड़क पर पड़ा हुआ है, तभी गांव की उसकी प्रेमिका जिसका भी नाम शकुंतला है वह उसको ढूंढती हुई आ जाती है। वो दोनों मिल जाते हैं, चल देते हैं। कुछ इस तरह की कथा इसमें है। चौथा नाटक मुक्ति है। इसमें सूत्रधार नाटक करने के लिए जा रहा है पर जंजीरों से बंधा हुआ है। और जंजीरों से मैं कैसे मुक्त होऊंगा यह वह सोचता है। कई पात्र आते हैं, उनसे पूछता है कि भाई मेरी जंजीरें नहीं छूट रही हैं, और वे अपनी अपनी बात कहते हैं। उसकी पत्नी भी उसको खिलाती है, चम्मच से खिला देती है। वो कहती है कि आपको अब जो करना है करिए, मैंने आपको भोजन कराना था कर दिया। नेता भी उसमें आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं सोचूंगा आपकी जंजीरें कैसे टूटेंगी, पहले आप मेरी सभा में आइए, भाषण मेरा सुनिए। इस तरह की घटनाएं इसमें चलती हैं। और पत्नी शिकायत बार बार करती है कि घर में ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। इसी बीच एक जूता पालिश करने वाला छोटा सा बच्चा आता है और वह कहता है कि पालिश करा लीजिए। एक भिखारी भी उसके पहले आ चुका है। सूत्रधार उससे कहता है कि मेरे हाथ जंजीरों से बंधे हुए, मैं कैसे भीख दे दूं। तो भिखारी उसकी जेब से बटुआ निकाल करके उसमें से 1 रुपया निकाल करके बाकी बटुआ उसकी जेब में रख देता है कि मैंने अपना इस भीख का अंश ले लिया है। बच्चा जब आता है तो सूत्रधार कहता है पालिश तो मुझे नहीं करवाना, लेकिन तू भूखा है, कुछ नहीं खाया खाया है, तो मेरी जेब से हाथ डाल के रुपया कुछ निकाल ले तो जाके भोजन कर ले। बच्चा कहता है कि मैं इस तरह से भीख नहीं लेता, आप पालिश नहीं कराना है मत कराइए, हालांकि मैं भूखा तो हूँ। तब सूत्रधार कहता है कि पालिश कर दे। अच्छा, और फिर पालिश कर चुकता है। तब जब वह पैसा देना चाहता है तो उसके एक हाथ की जंजीर टूट जाती है, गिर जाती है।
वो बच्चे को पैसा दे देता है। इस तरह से उसकी बाकी जंजीरें भी टूटती हैं। ये कुछ इस प्रकार की इसमें कथा है। उसका जो स्वारस्य है वो नाटक खेलने वाले, नाटक पढ़ने वाले समझ सकते हैं। अशकधानी रोचक प्रकरण है। ये अधिक बार भी खेला गया है। सूत्रधार इसमें मच्छरों की शिकायत करता है। बार बार जब भी वो कुछ नाटक की प्रस्तावना कर रहा होता है, मच्छर उसको आकर के घेर लेते हैं, मच्छरों को भगाता है। यही सब चलता है और तभी 4 लोग मच्छरदानी उठाए हुए आ जाते हैं। उसको लगता है कि मेरे लिए लाए हैं, पर वे लोग कहते हैं कि हम तो हमारे मालिक के लिए लाए हैं, वो इसमें सोएंगे। इस तरह से नाटक चलता है। मालिक आते हैं जो कि नेता भी हैं और बड़े सेठ भी हैं, इत्यादि इत्यादि हैं। उनसे सूत्रधार की बातचीत झड़प भी होती है। इस तरह से ये नाटक चलता है। गणेश पूजन भी खेला गया है मूल संस्कृत में। गणेश पूजा के नाम पर क्या क्या पाखंड होता है, इसका इसमें चित्रण किया गया है। बुलाकी राम जो ऑर्गेनाइजर हैं, गणेश उत्सव करवाते हैं हर साल। गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कराते हैं, चंदा वसूलते हैं। अपने गुर्गों से जबरदस्ती भी लोग जबरदस्ती करवाते हुए लोगों से चंदा वसूलते हैं। हिसाब वो नहीं देते हैं। पूरे नाटक में उनकी घोषणाएं चलती रहती हैं। घोषणा किस प्रकार से वो करते हैं, इसका चित्रण इसमें किया गया है। अंत में अति हो जाती है, लोग उत्तेजित हो जाते हैं। जो कुछ अश्लील फिल्म तक वो दिखाने की घोषणा करते हैं गणेश जी के उत्सव में, तो लोग जो कुछ पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो दर्शकों में से उठ करके जाने लगते हैं। बुलाकी राम जो आयोजक हैं वो रोकते हैं उनको। इसी बीच गणेश जी खुद उठ खड़े होते हैं। जो मूर्ति में प्रतिमा में गणेश थे, वो एक पात्र ही, एक अभिनेता ही गणेश बन करके सूंड लगा करके कुर्सी पर वहां बैठा हुआ है। तो गणेश जी भी कुपित होकर उठ खड़े होते हैं और अपनी सूंड से उसके गले को जकड़ लेते हैं। जो आयोजक है वो चिल्लाता है और गणेश जी फिर उससे कबूल करवाते हैं कि मैं हेरा फेरी करता हूँ चंदे के रुपयों की, और मैं इस प्रकार से आयोजन करता हूँ, और उससे वचन लेते हैं कि भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्रतीक्षा 7वां अंतिम नाटक है। मध्यवर्गीय परिवार में बड़ी बेटी जो नौकरी कर रही है, उसका भाई बेरोजगार है, पिता सेवानिवृत्त हैं, माँ है और एक बहन और है। ये बड़ी बेटी जो नौकरी करती है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसको सांझ हो गई है, आई नहीं है। पता चलता है कि उसके किसी ऑफिस के सहकर्मी के यहाँ पार्टी थी, उसमें वो चली गई है। पिता चिंतित होते हैं, तनाव में बहुत आ जाते हैं। ये उस प्रतीक्षा का नाटक है। और बार बार इस प्रकार की खबरें, महिलाओं के साथ ये बलात्कार हुआ है, अपहरण हुआ, इसकी खबरें सुनाई जाती हैं। इसमें ये चलता है। अंत में वह बेटी जो जिसकी प्रतीक्षा थी वह लौट करके आती है। संवादों पर यह नाटक ज्यादा चलता है। संवादों में जो घुमाव हैं, पेच हैं जीवन के, वे खुलते हैं। कुल मिलाकर के इतना ही इस पुस्तक के बारे में बताना पर्याप्त होगा। यह भी दूसरा संस्करण इसका विश्ववाणी पब्लिकेशंस भोपाल से ही इसी वर्ष प्रकाशित हुआ है और 350 रुपया इसका मूल्य है। 150 पेज की यह पुस्तक है, पर मूल संस्कृत के साथ हिंदी में प्रत्येक नाटक का कथासार और सारे नाटकों के अनुवाद के साथ यह छपी है। इसलिए आशा की जाती है कि इसको हिंदी और संस्कृत के पाठक, नाट्य प्रेमी और रंगकर्मी अपनाएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।